एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स कितनी तरह की होती हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे अपनी पहली बॉन्ड जो है आयोनिक बॉन्ड, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, केमिकल बॉन्ड हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था केमिकल बॉन्ड क्या होती है। तो केमिकल बॉन्ड हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होती है हमारे पास वीक बॉन्ड। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है उसे हम इंटर एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। इंटर का मतलब होता है इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। इंटर एटॉमिक बॉन्ड का मतलब एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम एंड एटम, उसी को हम बोलेंगे इंटर एटॉमिक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड हमारी कहलाती है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मतलब जो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं वीक बॉन्ड। क्लियर हुआ? अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें, चार टाइप्स की होती हैं, जैसे कि हमें पता ही है, हमने पहले भी पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल में इसके बारे में। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड आती है, वो सबसे वीक होती है इन चारों में से मेटालिक बॉन्ड। ऐसे ही हमारे पास वीक बॉन्ड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड दो पार्ट में डिवाइड है फर्दर, कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमोलिक्यूल होता है इन बिटवीन मॉलिक्यूल, और इंट्रा होता है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। तो विद इन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बनती है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हम इसके बारे में डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, कैसे बॉन्ड बनती है, क्या नेसेसरी कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, इसी चैप्टर में। लेकिन जो है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि गैसेस में पाया जाता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। तो ये तीन तरह का होता है, एक होता है कैजम, डिबाई एंड लंडन। कैजम होता है पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। डिबाई फोर्स जो होता है वो होता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। एंड लंडन फोर्स जो होता है उसे बोलते हैं, वो होता है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। हाँ, इस चैप्टर में हम जो बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट बॉन्ड से, जो कि है आयोनिक बॉन्ड। देखिए, आयोनिक बॉन्ड से पहले हम आयोनिक, कोवेलेंट और मेटालिक के बीच में अंतर जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, आयोनिक बॉन्ड जो होती है वो बनती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। आयोनिक बॉन्ड कब बनेगी? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अब क्यों बनेगी ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में? देखिए, आयोनिक बॉन्ड है मतलब आयंस होंगे। अब आयंस कब होंगे? जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मेटल जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उन पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है उसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में जो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से ज्यादा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है वो बनती है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब एक, अगर ये वाला एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इस वाले के साथ, तो ये वाला भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरह से आगे जाके डिटेल में बात करेंगे हम। यहाँ पे जो दोनों एटम या दोनों एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस जो होता है वो 1.7, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो 1.7 से कम होता है, ध्यान रखना है ये हमें। क्लियर हुआ? और नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड के बारे में। देखिए, नाम से क्लियर है कि मेटल प्लस मेटल, मेटेलिक बॉन्ड मेटल और मेटल के बीच में बनेगी। मेटल भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है केसीएन। केसीएन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो केसीएन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, के बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो के जो है यहाँ पे पोटेशियम, ये एक मेटल है, कैल्शियम नॉन मेटल है, और ये जो नाइट्रोजन है ये भी नॉन मेटल है। तो पोटेशियम और कैल्शियम के बीच में जो ये वाली बॉन्ड है, ये कौन सी बॉन्ड होगी? आयोनिक बॉन्ड होगी, बिकॉज ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रही है। लेकिन जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये कौन सी बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ध्यान रखना है। ऐसे ही जैसे KNO3 है, KNO3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से बनता है, के बॉन्ड एन, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कंप्लीट डोनेशन हुआ है बाय मेंटेनिंग देयर ऑन ऑक्टेट। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम आगे जाके डिस्कस करेंगे क्या होता है कंप्लीट डोनेशन बाय मेंटेनिंग देयर ऑन ऑक्टेट। फिलहाल हमें समझ लेना है कि ये एरो है, एरो का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नॉन मेटल के बीच में, ये कोवेलेंट बॉन्ड है नॉन मेटल के बीच में, और ये आयोनिक है। और कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या अंतर होता है ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आयोनिक बॉन्ड,
तो आयोनिक बॉन्ड एक ऐसी केमिकल बॉन्ड होती है जो कब बनती है, जब एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ट्रांसफर होते हैं, तो उस केस में हमारे पास बनती है आयोनिक बॉन्ड। क्या बनती है, आयोनिक बॉन्ड। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें Na और Cl माइनस की, जैसे ये है सोडियम और ये है क्लोरीन, तो सोडियम को हम लिखते हैं 281 और क्लोरीन को हम लिखते हैं 287। तो इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो माइग्रेट हो गया कहां से, सोडियम से क्लोरीन पे, तो सोडियम पे आ गया Na+ और क्लोरीन पे आ गया माइनस चार्ज। तो इनके बीच में, ये अपोजिट आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया आयोनिक बॉन्ड क्या होती है। तो इट इज अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा, इस आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो ये अपोजिट आयंस होते हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिया Na+ और Cl- का, इन अपोजिट आयंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इसीलिए इस आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। तो होता क्या है कि जैसे ये Na+ और Cl- है, इनके बीच में, अपोजिट आयंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से इन बॉन्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयन, देयरफॉर आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों कर रहा है और क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है, ताकि उनकी जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उनकी ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो जैसे सोडियम को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब 28 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना था, और क्लोरीन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना था। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हमें गेन या लॉस करने पड़ते हैं अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो नंबर ऑफ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय द एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे NaCl का एग्जांपल मैंने दिया ही है। NaCl, Na के पास होते हैं 281, Cl के पास 287, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह ट्रांसफर हो जाता है और आयोनिक बॉन्ड बन जाती है। जैसे मैग्नीशियम है Mg 282 कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, क्लोरीन है 287 और एक और क्लोरीन है 287। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इन 2 क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन पे चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन पे चला जाएगा। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो ये Mg2+ में कन्वर्ट हो गया, और एक Cl- ये हो जाएगा और एक Cl- ये हो जाएगा, तो टोटल 2 Cl- हमारे पास आ जाएंगी। अब होता क्या है, अब हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं। अब जैसे ये आयंस है हमारे पास, ये तो नहीं है ना कि हमारे पास सिर्फ एक ही NaCl है, हमारे पास ढेर सारे NaCl होंगे। तो ढेर सारे NaCl जो होंगे, तो जब ये अपोजिट आयंस जो होते हैं Na+ और Cl-, ये आपस में एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क जब बना लेते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। कुछ इस तरह से, जैसे ये सोडियम है, ये हर तरफ से Cl- से सराउंड होगा, इधर Cl-, इधर भी Cl- होता है, इधर भी Cl- होगा। जैसे ये सोडियम है Na+, ये इधर Cl-, इधर Cl-, इधर Cl-, इधर Cl-। जैसे Cl- है, इसके चारों तरफ क्या होगा, सोडियम होगा, तो Na+, 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 Na+। ऐसी जैसे ये Cl- है, Na+, और इधर अगर हम बढ़ाते तो यहाँ भी क्या आता है, Na+। तो ये जब अपोजिटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं, जब हम इनको अरेंज करते हैं तो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। तो हमें ध्यान रखना है। अच्छा, क्रिस्टल लैटिस को हम क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। और टोटल 1 ग्राम मोल क्रिस्टल, ये ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, टोटल 1 ग्राम मोल क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, या 1 ग्राम मोल क्रिस्टल बनाने में हमारी जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है ना, उसी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ क्रिस्टल। तो 1 ग्राम मोल ऑफ क्रिस्टल, ग्राम मोल अच्छे से समझ चुके हैं हम फर्स्ट चैप्टर में।
मोल कॉन्सेप्ट में कि 1 ग्राम मोल का मतलब क्या होता है, तो 1 ग्राम मोल क्रिस्टल बनाने में हमें जितनी भी एनर्जी रिलीज करते हैं हम, जितनी भी एनर्जी हमें हमारी एमिट होती है, उसी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्लियर हुआ? तो ये हमें ध्यान में रखना है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और लैटिस एनर्जी क्या होती है। और एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आयोनिक और मेटेलिक बॉन्ड होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं। आयोनिक और मेटेलिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, लेकिन जो कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है वो डायरेक्शनल होती हैं। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो आयोनिक बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक पहला पढ़ेंगे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, सेकंड पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड थर्ड पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आयोनिक कैरेक्टर पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है NaCl, KCl, RbCl, सीजियम Cl, ठीक है, CaCl। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन तो सब में कॉमन है, इसका मतलब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आई थिंक 3.5 होती है, तो वो तो सेम रहने वाली है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो नीचे आते वक्त जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, नीचे आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहेगी। अब नीचे आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन के लगभग पास है, 2.1 होती है सोडियम की जितनी भी होती है। तो सोडियम और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कम होता है। पोटेशियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा होगा। रुबीडियम और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो और ज्यादा होगा। और सीजियम और Cl के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में, ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, आयोनिक कैरेक्टर होता है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा और उतना ही ज्यादा मोर आयोनिक कैरेक्टर होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसे हम किस तरह से समझेंगे, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नीचे आते वक्त साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो ये सोडियम और ये क्लोरीन, ये सोडियम और ये क्लोरीन। अगर हम बात करें KCl की तो ये K और ये क्लोरीन। अगर हम बात करें RbCl की तो ये Rb और ये Cl। और अगर हम बात करें सीजियम की तो ये सीजियम और ये Cl, ठीक है। Cl का साइज तो सेम है लेकिन इनका साइज बढ़ रहा है। अब अगर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती रहेगी, कम। तो सोडियम की ज्यादा होगी और क्लोरीन की तो फिक्स्ड है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस कम होगा। अब पोटेशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो और कम होगी, लेकिन क्लोरीन की तो उतनी है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। रुबीडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होगी और तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, और ज्यादा हो गया, ठीक है। और सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डाउन चली गई। तो क्लोरीन की तो फिक्स्ड है लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में उतना ही ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा। तो आयोनिक कैरेक्टर CHCl का सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हम ऑर्डर लिखते हैं आयोनिक कैरेक्टर का, ये NaCl, KCl, RbCl और CHCl, तो सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसका होगा, CHCl का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो CHCl के केस में सबसे ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोस्ट लूजली हेल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब अगर हमें ये देखते हैं कि अगर किसी एटम का साइज बढ़ रहा है तो एटम का साइज बड़ा हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। क्यों? क्योंकि एटम का साइज अगर बड़ा होगा तो उसकी जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से कहाँ जाएगी, दूर जाएगी, और न्यूक्लियस से वैलेंस शेल दूर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी। तो एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। और जितनी इजिली इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होती है कैटायन के
फॉर्म होने की। समझ रहे हो आप लोग? अगर मैं बोल रहा हूं कि साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? अब ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज हुआ, तो वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस के पास आ गई, तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा, तो हमें वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए हमें। आयोनाइजेशन क्या चाहिए? अब ज्यादा चाहिए। और आयोनाइजेशन अगर एनर्जी अगर ज्यादा चाहिए तो इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड है। तो कटायन फॉर्मिंग टेंडेंसी लिख रहा हूं यहाँ पे, कटायन फॉर्मिंग टेंडेंसी। तो कटायन के बनने की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कटायन के बनने की संभावना कम हुई, कटायन क्या है? एक आयन है, तो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की संभावना भी क्या होगी? कम होगी। मतलब आयोनिक कैरेक्टर भी क्या हो गया? कम हो गया। तो ध्यान रखना है, साइज भी इफेक्ट करता है, साइज भी इफेक्ट करता है किसे? आयोनिक बॉन्ड को। साइज साइज अगर कम होगा तो आईपी क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब कटायन के बनने की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। कम होगी तो आयन के बनने की टेंडेंसी कम, तो आयोनिक बॉन्ड की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी? बनने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है हमारे पास एटम फॉर्मिंग एनायन शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले हम ये समझेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की जो कैपेसिटी होती है किसी एटम की, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब ये कैसे आयोनिक बॉन्ड को अफेक्ट करती है? तो जैसे मैं सिंपल एक केस बता रहा हूं, जैसे मैंने बोला किसी एटम का साइज जो है वो बढ़ रहा है। साइज अगर किसी का बढ़ रहा है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, साइज अगर बढ़ेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, जो जुड़ने वाला है वैलेंस शेल में, वो लेस अट्रैक्शन फील करेगा। क्यों? क्योंकि पहले साइज क्या था? छोटा था, तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता था, लेकिन अब साइज हो गया बड़ा, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की दूरी होगी ज्यादा, तो न्यूक्लियस जो है वो इनकमिंग आने वाले इलेक्ट्रॉन को जो है कम अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स लेस अट्रैक्शन। जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कम अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो अगर वो कम अट्रैक्शन फील कर रहा है तो एनायन के बनने की संभावना, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की संभावना, तो एनायन फॉर्मिंग टेंडेंसी यहां पे लिखेंगे, एनायन फॉर्मिंग टेंडेंसी, ये भी क्या हो जाएगी? एनायन को फॉर्म होने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। तो आयोनिक कैरेक्टर या आयोनिक बॉन्ड के बनने की संभावना भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बिकॉज जब एनायन ही नहीं बन रहा है तो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगी? तो ये सब फैक्टर्स भी हमें दिमाग में रखने की, कौन कौन से फैक्टर आयोनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। तो पहला हमने बात की चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आयोनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड आईपी के बारे में बात की, एंड थर्ड हमने बात की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो तीनों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह समझ लिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आयोनिक बॉन्ड के बनने की संभावना, मतलब या क्या कंडीशन होती है? तो आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की एक कंडीशन होती है, एग्जाम में ही पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की एक कंडीशन होती है कि टोटल एनर्जी रिलीज्ड विल बी ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। मतलब जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई होगी उससे ज्यादा एनर्जी क्या होनी चाहिए? रिलीज होनी चाहिए, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। इफ रिलीज्ड एनर्जी इज मोर देन एब्जॉर्ब्ड एनर्जी देन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा। तो ये भी हमें दिमाग में लेके चलना है। तो है इतना समझ में आ गया होगा आपको कि क्या कंडीशन होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो है आपको इतना समझ में आ गया होगा।